बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इससे पहले हमने बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखे हैं हमने, इंडक्टिव देखा, मेसोमेरिक रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। उनके कारण हमने क्या क्या देख लिया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ देखा किसकी ज्यादा है कम है। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ कि अगर हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं तो उनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा। अब एक बात देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ हम पहले भी पढ़ चुके थे इंडक्टिव में, फिर हमने सभी कंबाइंड इफेक्ट को कंबाइंड किया, फिर एक बार एसिडिक स्ट्रेंथ देखा, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर कोई भी कंपाउंड बेस है तो इसका मतलब क्या हुआ? बेस मतलब क्या? तो जब मैं ऑर्गेनिक में बेस कहता हूं तो बेस का मतलब ये है कि कौन कितना आसानी से लोन पेयर देता है, या इसी को ऐसा कहें कौन कितनी आसानी से हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। जो जितना आसानी से लोन पेयर देगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। जैसे जब ऑर्गेनिक में हम एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा ऑर्गेनिक एसिड वो है जो ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव दे दे। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक में बेस की बात करेंगे तो बेस कौन से होंगे? एक अच्छा बेस कौन सा है? जो आसानी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दे। फिर क्वेश्चन, किसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दे? तो H पॉजिटिव को दे दे। तो हम कह सकते हैं कि जो गुड लोन पेयर डोनर होगा या गुड हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो एक बेटर बेस है। अब अगर बेस अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा तो कोई भी एटम अगर लोन पेयर देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बन जाएगा BH पॉजिटिव। अब देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होना होगा। जितनी ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड हो। अब कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी ज्यादा शिफ्टेड है ये पता चलता है केबी से। केबी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केबी और पीकेबी में रिलेशन है, जैसे के और पीके में था, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग केबी, मतलब केबी जितना ज्यादा पीके वैल्यू उतनी ही कम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होना चाहिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्टेड होगी? जब केबी वैल्यू ज्यादा हो, या इसी को कह सकते हैं जब पीकेबी वैल्यू कम हो। अब देखिए, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर एसिड की, हर बेस की बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए हम ये चेक करें कि कहां पे केबी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसके लिए केबी वैल्यू देख सकते हैं हम, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें हर किसी बेस का केबी और पीकेबी वैल्यू याद हो। तो हमें एक लॉजिकल अप्रोच चाहिए कि हम केवल मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता कर पाए कि कहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो देखिए, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते थे आप? एसिड H प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता था, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते थे। तो अब यहाँ पे, वहां पे केटायन एनायन की स्टेबिलिटी देखते थे। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये बेस है तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। वहां पे आप क्या देखते थे? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। और यहां पे क्या देखेंगे? कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी, यानी इस केटायन की स्टेबिलिटी। तो हम लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। वहां पे हम कॉन्जुगेट बेस देखते थे, यहां पे कॉन्जुगेट एसिड देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो क्या देखेंगे हम? बेसिक स्ट्रेंथ देखना है तो हम ये देखेंगे कि कहां पे केबी वैल्यू ज्यादा है। केपी वैल्यू कैसे देखेंगे? पीकेबी से। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड पे। कहां पे कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है, जहां पे कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। अब अगर हम यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड देखें तो कॉन्जुगेट एसिड एक केटायन है। अब आप बताइए केटायन कैसे स्टेबलाइज होगा? केटायन को कौन स्टेबलाइज करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप? जरा एक बार लिख के बताएं, हाउ केटायन गेट्स स्टेबलाइज्ड, बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और बाय विड्रॉइंग ग्रुप? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा
तो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो डिस्टेबलाइज होगा। तो हम फाइनली एक बात कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं? तो देखो प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, हम कह सकते हैं कि प्लस एम के कारण बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। प्लस एच और प्लस आई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जबकि माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई अगर कहीं पर लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। मतलब अगर डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और देखिए एक फैक्टर और है, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा इस बात पर कि इस एटम पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितना है। जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। अगर इसके पास लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं हो तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो हम लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अब देखो अगर किसी एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो लोन पेयर उस एटम पे ना रह करके पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो जाएगा। तो अब अगर लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो गया तो पर एटम लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और इसीलिए अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे लोन पेयर एक ही एटम पे है वो ज्यादा बेसिक होगा, और अगर लोन पेयर पूरे मॉलिक्यूल में डिस्पर्स हो जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। जितना ज्यादा लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम। जैसे अगर हमारे पास अमोनिया है CH3NH2 1 डिग्री अमीन, ये 0 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन और 0 डिग्री अमीन है। इन तीनों में अगर हमें देखा जाए कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो देखिए इन सब के पास लोन पेयर है, और जिसके पास भी लोन पेयर है वो बेसिक होगा। सबके पास लोन पेयर है, ठीक है, और जिसके पास भी लोन पेयर है वो सभी बेसिक हैं, ठीक है। तो सबके पास एक एक लोन पेयर है, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। क्वेश्चन है ज्यादा अच्छा बेसिक कौन होगा, तो जिसकी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही, 2 CH3 भी हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। तो किस नाइट्रोजन पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? तो अगर हम देखें तो 3 डिग्री अमीन पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर 2 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर, और फिर 0 डिग्री पर। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पर देखें तो 3 डिग्री अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। लेकिन यहां पे एक बात समझना है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो केवल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो एक बात पर और डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। अब देखिए इनके अगर कॉन्जुगेट एसिड देखें तो अमोनिया का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा NH4 पॉजिटिव। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो बनेगा CH3NH3 पॉजिटिव। इसका बनेगा CH3NH2 पॉजिटिव। और यहां पे जो बनेगा वो यहां बना देता हूं नीचे, CH3
NH CH3 पॉजिटिव। अब इन चारों में अगर देखें हम तो ये अमोनियम आयन स्टेबिलिटी जो हम देख रहे हैं ना कॉन्जुगेट एसिड की, ये हम देख रहे हैं एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम यानी वाटर में, कि वाटर में किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अब देखिए ये NH4 पॉजिटिव वाटर के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, भाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है? NH4 पॉजिटिव ऐसा है, तो ये वाटर के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। जब हम CH3 NH3 पॉजिटिव लेंगे तो अभी 1 2 और 3 ही हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे। 2 डिग्री में 2 बना पाएंगे, 3 डिग्री में 1 ही बना पाएगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इन एक्वस मीडियम देखें तो ये किस बेसिस पर एक्सप्लेन होगी? ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा कौन सा बना सकता है? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला सबसे कम। मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 डिग्री स्टेबल 0 डिग्री होना चाहिए, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि एक फैक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फैक्टर कहता है कि 3 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होना चाहिए, और दूसरा फैक्टर है जो इक्वस मीडियम में स्टेबिलिटी बता रहा है हाइड्रोजन बेस्ड बॉन्ड के बेसिस पर, वो कहता है 0 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। एक फैक्टर क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सबसे कम होगा, और दूसरा फैक्टर क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है। अब चूंकि बेसिक स्ट्रेंथ दोनों पर डिपेंड करती है, तो एक्चुअली सबसे ज्यादा बेसिक वो होगा जिसके कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सफिशिएंट हो और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी ठीक ठाक बनता हो, मतलब दोनों का कंबाइंड फैक्टर जिसके लिए ज्यादा हो। और तो फिर इस क्वेश्चन को हम लॉजिक से नहीं कर पाएंगे, तो अब हमें इस क्वेश्चन में याद ही रखना पड़ेगा कि कंबाइंड फैक्टर सबसे ज्यादा होता है 2 डिग्री के लिए, फिर 1 डिग्री के लिए, फिर 3 डिग्री के लिए, फिर 0 डिग्री के लिए। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का कंबाइंड फैक्टर किसके लिए ज्यादा है? 2 डिग्री के लिए। तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 0 डिग्री। तो 2 1 3 0 ये हो जाएगा जब मिथाइल लगा है तब। और अगर हम यहाँ पे इथाइल लगा देते हैं तब ये हो जाता है 2 3 1 0। तो याद ही रखना पड़ेगा 2 1 3 0 एंड 2 3 1 0। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां पर -I इफेक्ट लग रहा है, और यहां लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अब एक बात समझिएगा, ध्यान सुनिएगा इस बात को, अगर कभी भी किसी एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो रेजोनेंस करके वो इस एटम से इस एटम पे चला जाएगा। तो जब इसका लोन पेयर यहां पे चला गया तो नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर बचा ही नहीं। इसीलिए अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा कम हो जाती है। तो अगर आपके पास कोई भी 2 मॉलिक्यूल दिए हैं, एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और दूसरे में लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा वो हमेशा कम बेसिक होगा। इसलिए एक बात क्लियर है, चूंकि इनमें से एक ही ऐसा है जिसपे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और वो है फर्स्ट, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो लीस्ट बेसिक होगा। अब इन दोनों में भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है sp3 में और यहाँ पे है sp2 में। तो अगर कहीं पर लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, एक बार sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो जो sp3 वाला है वो ज्यादा बेसिक होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3 सबसे ज्यादा, सॉरी 2 सबसे ज्यादा, फिर 3 और 1 जो है वो लीस्ट हो जाएगा। अगर कहीं पर लोन पेयर sp3 में है और sp2 में, तो ध्यान रखिएगा
sp3 वाला हमेशा ज्यादा बेसिक होगा sp2 से, फिर चाहे कुछ भी हो, माइनस आई प्लस आई बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे किस एटम पर लोन पेयर है, तो 2 ज्यादा बेसिक होगा 3 से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे लोन पेयर मैक्सिमम रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है मतलब लोकलाइज्ड है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और बाकी सब में, बाकी तीनों में लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो अगर लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, वो हमेशा लोकलाइज्ड वाला ज्यादा बेसिक होगा, किससे? डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा बेसिक होगा। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, और वो ये है कि इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक 4th है। फिर जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम, तो करेक्ट सीक्वेंस 4, 1, 2 एंड 3। ये अमाइड है, एनिलीन है, और इथाइल अमीन है। तो अब देखिए, इनमें से यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जबकि यहां पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर कहीं पर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो सबसे ज्यादा बेसिक यही होगा। तो 1, 2 और 3 में ये पक्का है कि सबसे ज्यादा बेसिक 3 है। अब 1 और 2 में अगर देखें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 5 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, बट यहां पर जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा। मतलब समझो 40% इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे नाइट्रोजन के पास रहेंगे, 60% इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड टू ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, जबकि जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में जाएगा। मतलब इसकी रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी कम है। अगर इसकी रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सबसे कम है, यहाँ पे नाइट्रोजन 100% अवेलेबल है। तो ध्यान रखिएगा, अमाइड में चूंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, इसलिए अमाइड वन ऑफ द लीस्ट बेसिक कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 3, देन 2, देन 1, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जब रेजोनेंस करेगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे जाएगा, जबकि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर जा रहा है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। ये मॉलिक्यूल है एनिलीन, ये मॉलिक्यूल है पायरॉल, ये मॉलिक्यूल है पिरिडीन, और यहां पे जब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसका नाम है पाइपरेडीन। अब इनमें हमें देखना है कि ज्यादा बेसिक कौन सा है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट में देखें तो यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। मैंने आपको बताया था कि अगर डबल बॉन्ड पे, लोन पेयर पे डबल बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों हैं, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इसीलिए पिरिडीन में जब इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते हैं तो वहां पे लोन पेयर को, आपको याद होगा, एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये इनके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। और यहां पर भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इनमें से 2 ऐसे हैं जिनमें लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, 3 और 4। तो 3 और 4 की बेसिक स्ट्रेंथ 1 और 2 से ज्यादा होगी। नो क्वेश्चन इज 3 और 4 में ज्यादा बेसिक कौन सा है। तो यहाँ पे लोन पेयर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड में,
और यहाँ पे है लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड में, और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला है वो ज्यादा बेसिक होगा, और इसलिए 4 की बेसिक स्ट्रेंथ 3 से ज्यादा होगी। अब बात करते हैं 2 और 1 में। यहां पर भी लोन पेयर एरोमेटिक रिंग का पार्ट, यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर ये अपना लोन पेयर एनिलीन दे देता है तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो NH3 पॉजिटिव बनेगा। NH3 पॉजिटिव बनने के बाद भी यहां पे ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग डिस्टर्ब नहीं हुई है, स्टिल मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। लेकिन अगर ये पायरॉल अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो अब जो स्पीसीज बनेगी ये, अब इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, इनफैक्ट कॉन्जुगेशन भी ब्रेक हो गया, पाई सिग्मा, क्योंकि आपको याद होगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो जैसे ये एनिलीन रेजोनेंस बताया था ना कि ये रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि रेजोनेंस करेगा तो यहाँ 5 बॉन्ड बन जाएंगे, वैसे अगर आप यहाँ पे रेजोनेंस करा देंगे तो यहाँ 5 बॉन्ड बन जाएगा, तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव दिख रहा होगा आपको, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा। मैंने एक केस आपको बताया था कि एनिलीनियम आयन रेजोनेंस नहीं करता है, तो अब इसमें रेजोनेंस नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर एनिलीन अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये पहले भी एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक है। अगर पायरॉल, ये मॉलिक्यूल पायरॉल अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पहले एरोमेटिक था, अब नॉन एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक मतलब लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो कोई भी एटम कभी नहीं चाहता कि उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो। टू रिटेन एरोमेटिसिटी ये इस वाले लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, और इसीलिए दोनों ही कम बेसिक है, लेकिन फिर भी 1 ज्यादा बेसिक है 2 से। 4 3 1 2 इज द सीक्वेंस। ठीक है ना। अब हमारे पास ये 4 मॉलिक्यूल है ना। फर्स्ट देखिए, इन चारों में बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो यहाँ पे -I और -M लगेगा ओवरऑल विड्रॉइंग, यहाँ पे +M लगेगा -I बट ओवरऑल डोनेटिंग, -I +M बट ओवरऑल विड्रॉइंग, और ये रेफरेंस। अब आप बताइए इन चारों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पे लगा है या विड्रॉइंग ग्रुप? बताइए सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? सबसे ज्यादा बेसिक है 2, देन 2 के बाद 4, 3 में विड्रॉइंग है और फर्स्ट में मोस्ट विड्रॉइंग है, तो फर्स्ट वाला सबसे लीस्ट बेसिक। करेक्ट। अब यहां पे बताइए 8th, बताइए जरा तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 1 डोनेटिंग और यहाँ कोई भी नहीं, तो सबसे ज्यादा बेसिक 3, फिर 2, फिर 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है 1, फिर 2, फिर 3। यहां पे लगता है इफेक्ट SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। देखिए क्या होता है, कोई भी अच्छा बेस तब होता है जब वो अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे। अब क्या है, यहां पे CH3 होने के कारण, NH2 होने के कारण हाइड्रोजन प्रोटॉन उतना आसानी से इंटर नहीं कर पाएगा। जब NH2 के बगल में 2 CH3 लगे होंगे तो H प्रोटॉन अपना इंटर ही नहीं कर पाएगा। लोन पेयर तो है इसके पास, लेकिन बेसिक होने के लिए लोन पेयर को इसके हाइड्रोजन के पास तक पहुंचना पड़ेगा, और क्राउडिंग होने के कारण लोन पेयर वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब लोन पेयर पहुंच नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है,
क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि इसके बगल में CH3 लगा है जो इस H पॉजिटिव को आने से लिए क्या करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ तो और ज्यादा H पॉजिटिव नहीं पहुंच पाएगा। तो लोन पेयर तो इसके पास है, किसी के पास लोन पेयर कितने हैं इस बात पर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो कितने आसानी से हाइड्रोजन को दे सकता है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्राउडिंग होने के कारण हाइड्रोजन पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब हाइड्रोजन पहुंचेगा ही नहीं तो लोन पेयर देगा कहां से? इसको कहते हैं SIP। मतलब अगर हम NH2 के ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगाएं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है। इफ एनी SIP क्या होता है, इफ एनी ग्रुप इज attached at ortho position of NH2 group in aniline protonation decreases due to steric crowding. This is called SIP. This is called SIP और steric inhibition of protonation। मॉलिक्यूल हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता था कि क्या सर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट और यहाँ पे SIR नहीं लग सकता, कि यहाँ SIR लग जाए और यहाँ पे ऑर्थो लग जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट कभी NH2 पर नहीं होता। मैंने बताया था ऑर्थो इफेक्ट बल्कि ग्रुप्स पर होता है। अब ये NME2 है, यहां पे बल्कि वाला ग्रुप है तो यहां लगेगा ऑर्थो और यहां लगेगा SIR। अब ऑर्थो और SIR के कारण क्या होगा, ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, NME2 आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। इस तरह से ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा। जब नॉन प्लेनर हो जाएगा तो नाइट्रोजन की लोन पेयर के रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी कम, और यहाँ पे रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है। तो जब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इसलिए अब यहाँ पे 3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर 2, फिर 1। ध्यान रखिएगा अगर NH2 के बगल में आप कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो SIP लगेगा, अगर NME2 के बगल में लगाते हैं तो SIR लगेगा और ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और SIR और ऑर्थो इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बिल्कुल 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। अब ये 3 कंपाउंड हैं, इन तीनों में देखना है कि ज्यादा बेसिक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे NO2 -I लगाएगा, -M लगाएगा, यहाँ पे NO2 पर SIR लग जाएगा। NO2 पर SIR लग गया, इसलिए -I तो शो करेगा लेकिन -M शो नहीं करेगा, और ये रेफरेंस है। तो अब देखिए इन तीनों में यहाँ पे -I और -M दोनों लग रहा है, यहाँ -I बस लग रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, SIR का यहाँ पे -I -M 2 विड्रॉइंग, यहाँ पे केवल -I 1 विड्रॉइंग, और यहाँ पे कोई भी विड्रॉइंग नहीं है। तो सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1। बिल्कुल नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनमें हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर C डबल बॉन्ड O यानी एमाइड में रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो 2 पर जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, और वो किसके साथ रेजोनेंस कर रहा है? बेंजीन रिंग के साथ। तो अगर कहीं पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करता है एमाइड के साथ, राइट, तो वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। यहां पर 2 बार एमाइड में जा रहा है तो और कम हो जाएगी। तो सबसे कम जो बेसिक है 2 है, फिर 1, और 3 सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि 3 में
लोन पेयर रेजोनेंस करके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे नहीं जा रहा है। ये दोनों अमाइड हैं, लीस्ट बेसिक होंगे। यहाँ पर 2 बार अमाइड में है, यहाँ पर कम से कम ये अमाइड नहीं है। NH2 कम से कम C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। एमाइड स्टेबल सबसे कम, बिल्कुल सही बात है, एमाइड सबसे कम, इसलिए 3 फिर 1 फिर 2, बिल्कुल बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए, यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रेजोनेंस करा देंगे तो ब्रिजहेड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जबकि यहां पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ये ब्रिजहेड नहीं है, यहां रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और अगर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक होगा। देखिए यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है लेकिन कम है, और यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा 4 फिर 3। अब 2 और 1 में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ पे कार्बन पे जाएगा, और जब लोन पेयर ऑक्सीजन पे जाएगा तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ मिनिमम। नोट कर लीजिए इसको, 4 3 2 1 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसके पास लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, और यहां पर भी लोन पेयर है, इसमें एक्स्ट्रा लोन पेयर भी हैं। अब देखिए जब भी किसी डबल बॉन्ड पे लोन पेयर होता है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, पहले भी देखा था, डबल बॉन्ड में लोन पेयर है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। अब यहां पे अगर ये वाला A है और ये B है, तो जो A का लोन पेयर है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जो B का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो बताइए A और B में ज्यादा बेसिक कौन है? A का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और B का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, बताइए ज्यादा बेसिक कौन है? B। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे B इज मोर बेसिक देन A। अगर हम केवल इसी के बात करें कि सेकंड के A और B में ज्यादा बेसिक कौन है, अब अगर इन तीनों में देखें तो नाइट्रोजन का लोन पेयर तो नाइट्रोजन के पास है ही, NH2 भी अपना लोन पेयर नाइट्रोजन को दे रहा है, तो NH2 ने इस नाइट्रोजन पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाई है। यहां पर देखिए दो NH2 ऐसे हैं जो इस नाइट्रोजन पर बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 NH2 हैं जो इस नाइट्रोजन पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 1 NH2 है जो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, और यहाँ पे जितना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था उतना ही है। यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों नाइट्रोजन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो एक तो इस पे वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन था, ऊपर से इन दोनों ने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो थर्ड के टॉप वाले पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक थर्ड, फिर सेकंड, और फिर फर्स्ट। यहां पे देखिए ये नाइट्रोजन का एक ऐसा लोन पेयर है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये वाला भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जो C है उसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेसिक C। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन पर जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जा रहा है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है जबकि यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, तो रेजोनेंस में जाने की टेंडेंसी A वाले की ज्यादा होगी, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा C, फिर B, और फिर A।